वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आज मैं आपको एक नया सिद्धांत पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ाया था, इससे पहले हमने क्लासिकल अप्रोच के सभी सिद्धांतों का हल्का हल्का ब्रीफ किया था। सभी क्लासिकल अप्रोच के सभी विचारकों को हम पढ़ चुके हैं। उन विचारकों ने जितने भी सिद्धांत दिए थे लोक प्रशासन के, उसको हम क्रमिक रूप से, ये 8-10 सिद्धांत हैं, इनका हम अध्ययन कर रहे थे। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पदसोपान यानी हायरार्की को समझाया था। आज मैं पदसोपान से ही जुड़ा हुआ जो दूसरा विषय है उसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। इंग्लिश में से कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और हिंदी में से कहते हैं आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड शब्द को ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप यूनिटी ऑफ ऑर्डर करें, यूनिटी ऑफ कंट्रोल लिखें या कुछ और लिखें, प्रॉपर जो टर्म यहाँ पे लोक प्रशासन में यूज़ की गई है उसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका अर्थ अगर हम अपन देखें, सबसे पहले तो फेयोल के अनुसार, हेनरी फेयोल ने कहा कि एक संगठन के अंदर अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं और वहाँ पे पदसोपान का सिस्टम लागू होता है। पदसोपान के अंतर्गत सत्ता और उत्तरदायित्व का विभाजन करते हुए अधिकारी कर्मचारी के बीच कार्यों का विभाजन एक सीढ़ी की तरह से सीढ़ी नुमा सोपानीकरण में उसका विभाजन किया जाता है। जैसा मैंने आपको पदसोपान बताया था, शीर्ष स्तर पर उच्च प्रबंधक होता है, मध्य स्तर पर कर्मचारी होते हैं और निम्न स्तर पर अन्य कर्मचारी होते हैं। इसकी अपनी इसको एक लाइन ऑर्डर अपन कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी कार्मिक को, उसका जो जस्ट उसके ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी है वही उसको आदेश देगा। उसका जो अंतर्व्यवहार है, संचार है, वो उसी रेखीय क्रम में उसका होगा। एक अधीनस्थ व्यक्ति को दो अधिकारी आदेश नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई किसी संगठन में 10 कर्मचारी हैं तो 10 कर्मचारियों का जो बॉस होगा वो एक ही होगा। एक कर्मचारी की दो बॉस नहीं हो सकते। वन मैन वन बॉस का सिद्धांत, ये हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत को बताया था। पिफनर प्रेस्थस के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रत्येक संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। किसी भी बात पर, किसी भी इशू पर वो अपने जस्ट जो निकटतम, उसका जो जस्ट ऊपर का अधिकारी है वो उसके प्रति वो जवाबदेह होना चाहिए। उसके स्तर का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके विशेषताओं को हम देखें तो विशेषता, आदेश की एकता की विशेषता है ये दोहरे नियंत्रण के विरुद्ध है। मतलब एक विभाग के ऊपर एक ही अधिकारी होगा, उसके एक विभाग के 2-3 विभाग उसे कंट्रोल नहीं करें, एक व्यक्ति को 2-3-4-5 लोग कंट्रोल नहीं करें। एक विभाग पर 2 व्यक्ति सत्ता के प्रयोग अगर करेंगे तो उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कौन किसका बॉस है, किस कार्य की रिपोर्ट कहाँ देनी है, किस कार्य के प्रति कौन जिम्मेदार है, किस विषय के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए किस अधिकारी से बात करनी है। यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। कन्फ्यूजन होने पे संगठन के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कार्यकुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता, संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। गुलिक और इर्विक ने इसका समर्थन किया है। आदेश की एकता से संगठन के अंदर कार्यों को लेकर के, कार्यों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर के, अपने उद्देश्य प्राप्ति के संबंध में समन्वय बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु स्पष्ट होती है। कौन व्यक्ति किसके प्रति जवाबदेह है और कौन किसको आदेश देगा, जब ये स्पष्ट हो जाता है तो कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है, संचार की गतिशीलता बढ़ जाती है, संचार बाधित नहीं होता। इसका दूसरा, पदसोपान और आदेश की एकता को हमेशा जोड़ के ही पढ़ा जाता है, क्योंकि पदसोपान के अंतर्गत, पदसोपान अगर प्रॉपरली लागू किया गया है तो आदेश की एकता का सिद्धांत अपने आप लागू हो जाता है। आदेश की एकता को हटा दें अगर हम पदसोपान में से, तो पदसोपान का सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसकी आलोचनाओं को देखें तो अब आदेश की एकता का प्रॉपरली क्रिटिसाइज करने के लिए, इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए हमको F.W. टेलर ने जो कार्यात्मक फोरमैनशिप की जो अवधारणा दी थी, मैंने जब टेलर को पढ़ाया था तो इसका जिक्र किया था कि एक व्यक्ति के 8 बॉस थे। गैंग बॉस, लिपिक, टीम लीडर, इस प्रकार से 4 तो पॉलिसी मेकिंग के मामले में एक व्यक्ति के 4 बॉस थे और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के 4 अलग अलग बॉस थे। तो कार्यात्मक फोरमैनशिप में एक व्यक्ति को 8 लोग कंट्रोल कर रहे थे। दूसरा इसका एग्जाम्पल, जो कार्यात्मक फोरमैनशिप है वो विशेषीकरण से संबंधित है। जैसे कि एक व्यक्ति किसी संगठन में कार्य करता है, अगर फाइनेंस के मामले में उसको दिशा निर्देश चाहिए तो उसको वित्त से संबंधित विभाग या वित्त से संबंधित अधिकारी उसको आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है।
अगर उसको कोई टेक्निकल इशू का मामला है तो उसको उसके ऊपर जो टेक्निकल ऑफिसर है वो तकनीक से संबंधित उसको आदेश दे सकता है, उसको निर्देशित कर सकता है। किसी लेखा वगैरह या दस्तावेज या डॉक्यूमेंटेशन का मामला है तो जो लेखा से संबंधित जो उसके ऊपर के अधिकारी हैं वो उसको निर्देश दे सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला है तो वहाँ उसको वो निर्देश दे सकते हैं। इससे कार्यात्मक फोरमैनशिप में विशेषीकरण लागू होता है कि विशेष कार्य के लिए कर्मचारी के ऊपर विशेष व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका हम जिला कलेक्टर को लेकर चलते हैं कि एक जिला कलेक्टर जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तब उसको गृह विभाग से निर्देश मिलते हैं। जब किसी बाढ़ और आपदा आने पर उसको बाढ़ एवं आपदा विभाग से उसको निर्देश मिलते हैं। किसी फाइनेंशियल मामले में उसको वित्त विभाग से निर्देश मिलते हैं। चिकित्सा विभाग के मामले में उसको चिकित्सा समस्या से कोई इशू होने पर उसको चिकित्सा विभाग से निर्देश मिलते हैं। तो कोई वनाधिकार से संबंधित या इस प्रकार में उसको वन विभाग से भी निर्देश मिल सकते हैं। जिला कलेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी निर्देश मिल सकते हैं। आईएएस अफसर जो होता है उसका नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन उसका जो नियंत्रण है, जो उसका कंट्रोल है, वो और वेतन भत्ते उसके राज्य सरकार से उठाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर के दो बॉस यहाँ पे हो गए, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। जिला कलेक्टर पूरे जिले की सभी विभागों को देखता है। वह स्वयं भी सभी विभागों को निर्देश देता है। और जैसे चिकित्सा विभाग है तो चिकित्सा विभाग को चिकित्सा विभाग से भी निर्देश मिलेगा और कहीं से भी उससे संबंधित मामले में उसको निर्देश मिल सकता है। विभिन्न मामलों में देखा गया है कि चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए विषय में शिक्षा विभाग को भी जोड़ दिया जाता है और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए इशू में चिकित्सा विभाग को भी जोड़ दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जिला कलेक्टर भी एसपी को निर्देश देता है और एसपी को आईजी, डीआईजी या डीजीपी निर्देश दे सकता है। तो इस प्रकार से हम आज की तुलना में आदेश की एकता को अगर पूरी तरह से लागू करेंगे तो विशेषीकरण इससे इफेक्टिव होगा और विशेषीकरण के इफेक्टिव होने से कार्यकुशलता मितव्ययता नहीं आ पाएगी। विषय बहुत छोटा है, मैं समझता हूँ कि आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड को आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद अगला विषय हमारा जो होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। थैंक यू।